वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा। और इसमें हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण जी हमारे साथ रहेंगे मार्गदर्शक की भूमिका में और आपको बताने के लिए कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज से आगाज़ हो चुका है। कल हमने कर्टन रेजर किया था कि क्या रणनीति होनी चाहिए। 5 आईपीओ खुल रहे हैं इस हफ्ते के अंदर और उन तमाम आंकड़ों पर नज़र डालेंगे। आज से शुरुआत हो रही है। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? और काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला कल दर्शकों की तरफ से। काफ़ी लोगों की तरफ से कुछ एक शिकायतें भी दी, बहुत लोगों ने काफ़ी प्रेम भी दिया और काफ़ी लोगों ने कार्यक्रम देखा। आप बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी आप डिस्कस जी, करें? आज की पहली कंपनी वही है जो आज खुली है, वो है इरेडा। इरेडा जो है अच्छा रिस्पांस मिला है, वो आज पहले ही दिन जब मैंने देखा था तो अभी लेटेस्ट पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, 1.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, सारे ही कोटा एनआईआई, क्यूआईबी, रिटेल सारे ही पूरी तरह भर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कंपनी में। कंपनी देखिए, ये मिनी रत्ना है जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये इरेडा इसका नाम है, लेकिन एक्चुअली एक एनबीएफसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्योर प्ले फाइनेंस में है और काफ़ी मेजर प्लेयर है। अब इसकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है। इसका रिन्यूएबल एनर्जी में 30% के आसपास शेयर है और अभी एयूएम चल रहा है इसका 50,000 करोड़ का। कंपनी के हिसाब से मानना है कि 2030 तक पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 30 लाख करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है फाइनेंसिंग की। उसमें कंपनी का मानना है कि डेट से जरूरत पड़ेगी 24 लाख करोड़ के आसपास की। आधा उसमें से एनबीएफसी यानी 12 लाख करोड़। उसमें से अगर कंपनी ने अपना 30% मार्केट शेयर मेंटेन कर लिया तो उसकी एयूएम हो जाएगा 3 या 4 लाख करोड़ का। तो यानी अभी 50,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, वो अगले 6 साल में 6 से 8 गुना बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। कंसर्न ये है इसमें कंपटीशन बढ़ा, मार्केट शेयर मेंटेन करना मुश्किल हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी ग्रोथ नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है। 2-3 दिक्कत इसकी ये है कि इसमें कॉम्पिटिशन है। एक और प्लेयर है कंपनीज के, पीएफसी, आईआरएफसी, वे सरकारी कंपनी सिमिलर तरह के बिजनेसेस में है, उससे कॉम्पिटिशन मिल सकता है। लेकिन वो काफी बड़ी कंपनी है जिनका रिन्यूएबल एनर्जी में कम एक्सपोजर है। ये प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक कंसर्न है इनके एनपीओस को लेकर। इनका जो 24% एसेट मिक्स है वो आता है डिस्कॉम्स को, और डिस्कॉम में भी पता दिक्कतें आ सकती हैं सरकार के पेमेंट में, तो वहां से कंसर्न बन सकता है। दूसरा, कंपटीशन हुआ तो इनके मार्जिन में फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट पर इनके रिस्क है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव माने जा रहे हैं। पीएस का 7 के अराउंड है, 7 to 8 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ब्रोकर्स इसको लेकर बुलिश है। ब्रोकर्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े शौर्य ने बताया कि पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि पहले ही दिन इतना शानदार रिस्पांस, और अभी तो बाज़ार बंद होने में भी काफ़ी समय है और 1.25 गुना के आसपास जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है। और ऑलमोस्ट सभी हिस्से, चाहे वो क्यूआईबी हो, एनआई हो, रिटेल हो, सब सब्सक्राइब पूरी तरह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का कहना है कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। आनंद राठी भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करके चलें। रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब करके चलें। निर्मल बैंक की तरफ से भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की ही सलाह दी जा रही है। अरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को, इरेडा के, और जिस तरीके का रिस्पांस मिला है पहले दिन, काफ़ी अच्छा रिस्पांस, और बहुत सारे निवेशक चाहते हैं, हालांकि टोटल अमाउंट जो है वो उतना ही जाता है लॉट के हिसाब से देखें, लेकिन एक साइकोलॉजिकल होता है मामला कि ये 30-32 रुपये का शेयर है, तो वो कितना इफेक्ट करेगा रिटेल पोर्शन को और ज़्यादा भरने में, और आपकी राय फंडामेंटली क्या रहेगी? विपुल जी, अग्रेसिवली हम लोग इस स्टॉक को बाई करा रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स पे भी बाई करा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करा रहे हैं। नो डाउट, चूंकि गवर्नमेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और ऐसी यूनिक एनबीएफसी आपको कोई लिस्टेड पेयर में देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पे एक गवर्नमेंट बैक प्रमोटर है, प्लस ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है काफी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी इस कंपनी के लिए रहेंगे, तो डेफिनेटली अग्रेसिवली हम बाई करा रहे हैं। हम ज्यादा फोकस यही कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रहे। लिस्टिंग गेन्स के लिए भी हम, अगर लिस्टिंग गेन्स बनते भी हैं तो हम यूजुअली प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा स्टॉक में बन सकता है। तो पेशेंटली अगर 1 से 2 साल का कोई व्यू रखता है स्टॉक में, तो लिस्टिंग गेन्स के बाद अगर ऊपर भी खुलता है तो भी ऐड करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा स्टॉक में बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी की सलाह है, लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी निवेश की सलाह है। सर, आपने जैसे कहा कि इसको ये पोर्टफोलियो में आप, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो में आप जो है जम करके उसमें खरीदारी कर रहे हैं। कुछ एक जो कंसर्न अभी उठाए गए हैं शौर्य की तरफ से, वो कितने बड़े कंसर्न लग रहे हैं आपको? सर लगता है कि जी जी अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी।
देखिए कंसर्न्स तो जो शौर्य ने कहे, जो पावर डिस्कॉम्स की बात कर रहे हैं, तो पावर का तो मुझे लग रहा है ड्रीम रन अभी भी चल रहा है। तो जो चीज आपको पीएफसी आरईसी में नजर आई, क्योंकि उनके एनपीएस काफी डाउन होंगे, क्योंकि अगर पावर कंपनीज का कंजम्पशन बढ़ेगा तो अगर उनके कैश फ्लोज बढ़ेंगे तो डिस्कॉम्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है अगर ओवरऑल पावर सेक्टर अच्छा करेगा तो ये भी कंपनी ओवरऑल अच्छी करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया बुल रन आपको मार्केट में नजर आएगा। अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस लेके आती है, गवर्नमेंट में थोड़े बहुत पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, तो वो एक थ्रेट जरूर है। पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है तो कंपनी के लिए थ्रेट जरूर रहेगा। पर अगर पॉलिसी में चेंज नहीं आता, अगर करंट पॉलिसी के साथ ही गवर्नमेंट चलती है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में ओवरऑल पावर कंपनीज में भी काफी अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये फिलहाल राय है। आगे भी हम आपको तमाम वो आंकड़े शौर्य लेकर के आएंगे कि क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े किस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो दिखा रहा है आपको कि बताइए 6 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जैसा भी शौर्य बता रहे थे। शौर्य, यहाँ पर तो मोहर लग गई है अरुण जी की तरफ से भी और तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हमने दिखाई। अब कल से खुलने वाले आईपीओस के बारे में थोड़ा संक्षेप में फटाफट बता दीजिए कि वहाँ पर कुछ जो कल हमने कर्टन रेजर किया था, कुछ आंकड़ों में बदलाव हुआ है, खासतौर से ग्रे मार्केट प्रीमियम में। जी, अगर टाटा टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करें तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी उतना ही चल रहा है, यानी 500 रुपये के अपर बैंड पर 350 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब यहाँ दर्शकों को क्लियर कर देते हैं, कल काफ़ी इस पर क्वेश्चन आए थे कि अगर आपके पास ऑलरेडी टाटा मोटर्स के हैं तो ले सकते हैं नहीं। तो अगर आप टाटा मोटर्स के ऑलरेडी अपने शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप रिटेल की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप स्पेशल प्रिविलेज के थ्रू भी दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय है तो आपका 3 ऑप्शन है, तो फिर आप तीनों तरह से इन शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनियों का फंडामेंटल देखें तो कंपनी एनर्जी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है आउटसोर्सिंग के तहत, और इसके लिए काफी अच्छा सेगमेंट माना जा रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर भी जनरली जब तक व्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, चाहे हम जेएमपी में देख लें या फिर थोड़े बहुत ब्रोकर्स फर्म तक अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी कंपनी गंधार ऑयल रिफाइनरी, उसका जीएमपी चल रहा है 62 रुपीज़ पर शेयर का। फिर है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका जीएमपी अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, 5 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी चल रहा है। और फ्लेयर राइटिंग, इसका जीएमपी चल रहा है 60 रुपीज़ पर शेयर का 304 के अपर प्राइस पॉइंट पर। तो ये यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है सर, लेकिन ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि कल का जो हमारा वाक्य आईपीओ सेगमेंट होगा उसमें गांधार ऑयल की मैनेजमेंट भी जुड़ेगी और कोशिश करेंगे धीरे धीरे जब तक कि आईपीओस खुले हुए हैं तमाम मैनेजमेंट को भी हम यहाँ पर लेकर के आएँ और कंपनी के बारे में और डिटेल में उनसे जानकारी इकट्ठा कर सकें हम। लेकिन अरुण सर, ये बड़ी दुविधा की बात है कि जैसे अभी आज एक दर्शक का प्रश्न आया, उसने कहा बजाज फाइनेंस बेच दें क्या आईपीओ में पैसे लगाने के लिए। एक तरफ आप इरेडा को कह रहे हैं कि जब के आप खरीदवा रहे हैं, अब टाटा के आईपीओ का इंतज़ार इतने लंबे समय से हो रहा था तो बहुत लोग वहाँ पर भी आस लगाए हुए हैं। तो अगर किसी एक को चुनना हो तो इतनी सारी 5-5 आईपीओ एक हफ्ते के अंदर आ गए हैं, किसको आप चुनेंगे? विपुल जी, अगर आप मेरे को ऑप्शन दे तो मैं 2 को जरूर चुनूंगा। अगर पहला तो बात तो नो ब्रेनर है, टाटा टेक्नोलॉजी ही रहेगा, पर कितना आपको अपने अकाउंट में आता हुआ नजर आएगा वो जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूफोरिया काफी ज्यादा है ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ और बड़े सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 150-200 टाइम भी अगर हो जाए तो कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं रहेगी अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात करें। पर टाटा टेक्नोलॉजी और IREDA इसमें अच्छे पैसा जरूर बनेगा। फ्लेयर में भी मुझे लग रहा है वो भी काफी शानदार कंपनी है, 9% के आसपास का मार्केट शेयर है और 2 से 3 सेगमेंट में रिसेंटली उन्होंने पूरे भी किया है। तो फ्लेयर भी मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो फ्लेयर में भी मुझे लग रहा है तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। ओवरऑल 14% के आसपास का ग्रोथ भी नजर आया है। तब मुझे लग रहा है अगर आप रैंकिंग देते हैं तो टाटा टेक्नोलॉजी पहला रहेगा, दूसरा IREDA रहेगा और तीसरे की बात करें तो मुझे लग रहा है फ्लेयर वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, कह रहे हैं काफ़ी शॉकिंग है सर, इतना बड़ा आईपीओ इतना जल्दी सब्सक्राइब कैसे हो गया। चलिए सर जी, इसके लिए आप परेशान मत होइए, आप जैसे लोग ही। और जैसे अरुण जी ने कहा कि वो तमाम अपने उन्होंने जो क्लाइंट्स हैं जो उनकी सेवाएं ले रहे हैं उनको बोला है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फेड बैंक सर्विसेज का जीएमपी पता नहीं इतना कम क्यों है। आईपीओ खुल जाने दीजिए सर, हो सकता है बढ़ जाए, तो परेशान मत होइए। और चूंकि जब 5-5 आईपीओ खुले हुए हैं तो हर सब पे प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छी बात है, आप इंगेज हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो सर ये तो हो गए टॉप 2, और उसके बाद से अगर किसी एक को छोड़ना हो, मान लीजिए कि किसी के पास ये स्थिति हो कि वो 3 में लगा सकता है, 4 में लगा सकता है, किसी एक को छोड़ना हो तो किसे छोड़ेंगे आप? देखिए वैसे तो अगर ओवरऑल छोड़ने की बात करें तो फेडरल बैंक का जो आर्म है, जो फेड बैंक जो आ रहा है, उसमें मेरा लास्ट रुझान रहेगा निवेश करने का। नो डाउट वो कंपनी भी काफी अच्छी है,
पर जब अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आपको 1 से 2 को 5 में से सबको रैंकिंग तो जरूर देनी पड़ेगी। तो मुझे रैंकिंग जो पहले है, मैंने ऑलरेडी कहा, टाटा टेक्नोलॉजी, IRED है, उसमें जरूर मेरी पहली रैंकिंग रहेगी। और जो ऑयल वाली कंपनी है गंदार ऑयल, वो भी काफी अच्छे बिजनेस में है, व्हाइट ऑयल के बिजनेस में वो भी है, काफी बड़ा क्लाइंटेल भी उनके आसपास है। तो चौथा तो डेफिनेटली गंदार ऑयल रहेगा। तो रैंकिंग बेसिस में देख के तो ये 5 मैंने ऑलरेडी गिना दिए। पर अगर पैसा है आपके पास, अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5 में भी लगा सकते हैं कंपनी में, नो डाउट, किसी में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मुझे लग रहा है टाटा टेक्नोलॉजी, IRED, यहाँ पे ज्यादा आपको पैसा बनता हुआ नजर आए। जी, एक छोटा सा सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि स्मॉल HNI वर्सेस रिटेल में कौन सा बेटर अलॉटमेंट मिलेगा। जनरल क्वेश्चन है मेरा, अभी तक कभी भी स्मॉल HNI में अलॉटमेंट नहीं मिला है लेकिन रिटेल में मिलता है। ये कल भी इनका एक सवाल था जिसको क्लैरिटी अभी शौर्य ने थोड़ी देर पहले दी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इन 2 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को चुनना हो तो कौन सी कैटेगरी बेहतर रहेगी सर? देखिए, अगर आप शेयर होल्डर्स है टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो शेयर होल्डर्स है तो वो कोटा में जरूर लगाएं। अगर आप एम्प्लॉय है तो वो कोटा में भी लगाएं। अगर आप रिटेल में आते हैं तो उस कोटा में भी अलग अलग लगाएं। 2 लाख के ऊपर आपका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। 2 लाख के ऊपर जाएगा तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। पर तीनों में भी आप लगा सकते हैं तो तीनों में लगाएं। और जितना मल्टीपल अकाउंट्स में लगाएंगे तो वहां पे ज्यादा अलॉटमेंट आने के चांस रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि HNI को प्रायोरिटी मिलता है या रिटेल को प्रायोरिटी मिलता है, ये क्लियरली आपका गेस वर्क होगा। पर अगर आपके पास ऑप्शन है सभी कोटा में लगाने का तो सभी में अपने एप्लीकेशंस लगाएं। और घर में अगर किसी और के भी आपने निवेश करके रखे तो उसमें भी लगा के रखें। तो वहां पे मुझे लग रहा है अगर आपका लक अच्छा होगा या फिर अलॉटमेंट आता है तो वहां पे पैसा बन सकता है। तो ये यहाँ पर फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। तो शौर्य पूरी तरीके से कमर कस लीजिए, कल जो है मैनेजमेंट भी आ रही है और अब तो कल से 4 IPO 5 IPO खुले रहेंगे तो ये सेगमेंट भी हमारा थोड़ा बड़ा होगा। तो और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे आप इसी तरीके से मनी9 के साथ बने रहिए। जो भी प्रश्न हो अपने प्रश्न पूछते रहिए। IPO को लेकर के जो भी मन में आशंका दुविधा हो पूछिए और हम लोग उसके उत्तर देंगे। और अरुण जैसे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जी वो है ना, दर्शकों का प्यार मिलता रहे, कमर तो कसी हुई है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल वाह क्या IPO है वे, इतना ही। वाह क्या IPO है।